मित्रों, आज 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक गर्व और संतुष्टि की अनुभूति का अवसर है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह विषय सिर्फ एक सम्मान का नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अनेक देशों में, प्रमुख देश जैसे फ्रांस, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात, विशेषकर हमारे विरोधी लोग ध्यान दें, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट और पैलेस्टीन जैसे तमाम देशों ने, करीब 12-13 देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, पूर्व में भी दिया जा चुका है। और आज रशिया ने अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। महत्वपूर्ण बात सिर्फ एक सम्मान की नहीं है। इस समय मोदी जी एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसे 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अवसर मिला और उसके साथ ही रूस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। कोई भी विश्व का राष्ट्राध्यक्ष इस परिस्थिति में नहीं है। और आज ही अमेरिका में भी व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुनः उन्होंने बोला है कि जस्ट टू रीट्रेट दैट इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। विश्व में किसी भी अन्य देश की वह स्थिति नहीं है कि अमेरिका कहे कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर और रशिया कहे इंडिया इज अवर ट्रेडिशनल एलाई, यानी दोनों ही आपको कहे कि आप उनके रणनीतिक साझेदार हैं। अमेरिका यह कहे और रूस कहे कि आप उसके परंपरागत साझेदार हैं। मुझे लगता है कि वैश्विक कूटनीति के सुंदर समन्वय का जो दृश्य दिखा है और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह उनका सम्मान नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की दक्षता और क्षमता मोदी जी ने दिखाई, और उल्लेखनीय बात यह है कि आप ध्यान करें कि युद्ध के बियॉन्ड समाधान निकाला जा सकता है, यह भी बात उन्होंने वहीं पर कही है। इस समय वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पे हैं, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे राजनीतिक विरोधी जो इस प्रकार के विघ्न संतोषी हैं कि किसी भी शुभ और मंगलकारी कार्य में किस प्रकार से कोई नकारात्मक दृष्टि देखी जा सकती है, जिनको उसमें महारत हासिल है, वो सदैव किसी न किसी विषय को लेकर इस शानदार गौरवपूर्ण क्षण पर भी कोई ना कोई नकारात्मक बात करना चाहते हैं। तो हमसे पूछ रहे हैं कि यूक्रेन के बारे में क्यों नहीं बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हम तो सरकार में हैं और प्रधानमंत्री जी का यह अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय पे बोले। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपकी सीडब्ल्यूसी में क्या रशिया यूक्रेन को लेकर कोई प्रस्ताव पारित हुआ था? पर मैं क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपकी सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास के बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था, पैलेस्टीन का समर्थन करते हुए। और इजराइल हमास युद्ध के बारे में सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा था अखबारों में, प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया था। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव है? चाइना ताइवान पे है कि रशिया यूक्रेन पे है, क्या आर्मेनिया अजरबैजान पे है, कि इराक और कुवैत पे है, या सोमालिया के ऊपर है? इसलिए यह साफ दर्शाता है कि विदेश नीति के संदर्भ में क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर राजनीति करना उचित नहीं है। कम से कम इस अवसर के ऊपर जो संपूर्ण भारतीयों के लिए एक गर्व की अनुभूति और एक आत्मसम्मान की अनुभूति बढ़ाने वाला क्षण है, और यह दर्शा रहा है कि भारत
विश्व राजनीति के उस समन्वयकारी स्थिति में पहुंच गया है जहां पर कि वो, हम नॉर्थ साउथ की भी बात करते हैं, ईस्ट और वेस्ट की भी बात करते हैं, वास्तविक अर्थों में यदि दुनिया में यह विचार आता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, तो हम कोहेरेंस देने की क्षमता भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के पटल पर प्रदर्शित करने में सफल हो रहा है। इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह पंक्ति कहता हूं कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है तो ठाकुर रविंद्र सिंह जी, जी न्यूज। सुधांशु जी, आपने कहा कि हम बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से विकास की ओर, उसी तरह से देश के कई हिस्सों में भी आबादी भी बढ़ रही है, खासकर अल्पसंख्यक, तो उसमें मुस्लिमों की इस जनसंख्या जो असंतुलन हो रहा है, इसको देख के क्या लगता है कि ये जनसंख्या नियंत्रण नीति बनाने की जरूरत है, जैसा कि आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने भी कहा, आप लोग की पार्टी भी कहे। देखिए, यह विषय निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक विषय है और सभी दलों को इस पे दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। परंतु जनसंख्या का संतुलन किसके लिए चुनौती है और किसके लिए अवसर है, यह इन चुनावों के परिणामों ने भी दर्शाया है। आप सबको ध्यान है कि इस हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़े मार्जिन की जीत कहां से दर्ज हुई है? सबसे बड़े मार्जिन से असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते हैं। और यह वो क्षेत्र है जिसके बारे में असम में जो लोग गए होंगे, वहां जन सामान्य में प्रचलित भाषा में उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। यह वो क्षेत्र है जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है। जनसंख्या का सबसे भारी असंतुलन हुआ है और वहां पर कांग्रेस ने पूरे देश की राहुल गांधी से तकरीबन 3 गुनी बड़ी जीत धुबरी असम में मिली है। और महत्वपूर्ण बात क्या है, बदरुद्दीन अजमल वहां से चुनाव हार गए। एआईयूडीएफ के चीफ, जिनकी पार्टी के बारे में यह प्रचलित धारणा थी कि वो घुसपैठियों का समर्थन करती, मैं प्रचलित धारणा वर्ड कह रहा हूं, वो उनसे समर्थन हट के और कांग्रेस को इतना शानदार समर्थन मिले, तो ये मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, देश की प्रबुद्ध जनता के सामने एक विचार छोड़ रहा हूं कि इस चुनौती में, इस आपदा में अवसर कौन तलाश रहा है। नीरज पांडे, एबीपी। हाल में संपन्न चुनावों में और उसके बाद शपथ ग्रहण में संविधान लेकर जो लोग आए थे, सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन ने भारत की संविधान पर आए सबसे बड़े संकटों में से एक का उत्तर दिया है। इमरजेंसी की बात तो सब लोग करते हैं, परंतु यह जिस संदर्भ में दिया गया है, संविधान पे बहुत बड़ा खतरा था। जब 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब ये सत्ता में आए हैं, अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है। परंतु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले, 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। यानी किसी भी महिला को अब मेंटेनेंस का अधिकार है, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन शी बिलोंग्स टू। आनंद पांडे, टीवी 9। सर, यूपी के कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कहीं भी 100 रुपए से नहीं है। अब कांग्रेस की
मजबूरी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, महंगाई के विषय के ऊपर पुनः कहना चाहेंगे, इस समय महंगाई की दर 5% से कम है। और अगर आप इस बात को चेक करें तो जो स्टैंडर्ड आरबीआई की गाइडलाइंस है, 2% से लेकर 6% तक महंगाई की दर एक कंट्रोलेबल और सामान्य स्थिति की मानी जाती है। हमारे विरोधी अपने शासनकाल का कांग्रेस 5 साल बता दे जब 5% से महंगाई की दर कम रही। भारत के इतिहास में डबल डिजिट इन्फ्लेशन उन्हीं के शासनकाल में रहा है। और मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य लगता, कांग्रेस के प्रबुद्ध लोग ट्वीट करते हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा महंगाई है। अब 45 साल तो 1979 से होते हैं। 17% महंगाई नहीं थी 91-92 में, और 2010 और 11 में 10% से ऊपर थी। तो मेरा मानना है कि महंगाई के विषय के ऊपर तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। और मैं देश की जनता से कहता हूं, सब जाइए अपने अपने इंटरनेट पे खोलिए और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था पिछले 50 साल का सारा डाटा अवेलेबल है। फिर इनको जवाब दीजिए जो कहते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई और 45 साल की सबसे बड़ी महंगाई है। वास्तविकता यह है कि भारत ने महंगाई को बहुत प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया है। और मैं इसको आज के इस विषय से भी जोड़ना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी रूस में हैं। हमारा सबसे ज्यादा आयात विदेशी मुद्रा का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर होता था। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मेजर हम रूस से ले रहे हैं। इसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम उस तेजी से नहीं बढ़े जैसे दुनिया में बढ़े हैं। दूसरा, हम रूपी रूबल में कन्वर्जन कर रहे हैं। इस कारण से डॉलर के होने वाले प्रभाव से हमें काफी हद तक बचाव मिला हुआ है। टू ए लार्जर एक्सटेंट इम्यूनिटी फॉर द चेंज इन द डॉलर, डिस्पाइट कि अमेरिका ने पिछले 2 साल में 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है डॉलर को कंट्रोल करने के लिए। तो महंगाई पर कितना, और दाल के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, कोई जाके चेक कर ले कि हमारी सरकार आने से पहले कितना दाल का, दलहन का स्टोरेज और इंपोर्ट था और कितना प्रोडक्शन था, और हमारी सरकार आने के बाद कितना बदलाव आया। शैलेंद्र, दूरदर्शन। ऐसा एक आरोप आया और अब तो एससी कमीशन ने भी नोटिस दे दिया है कर्नाटक सरकार को कि जो एससी फंड के को डाइवर्ट करने की बात थी, दुरुपयोग करने की बात थी, बीजेपी आरोप भी लगा रही थी। तो क्या कहना है जो कर्नाटक में इस तरह से? देखिए, जो कुछ कानूनी विषय है इस पर सर्वोच्च न्यायालय पूरी कानूनी तकनीकी बारीकियों के आधार पर निर्णय लेगा। पर जहां तक कांग्रेस की सोच की बात है और कर्नाटक की बात है, तो अनुसूचित जाति के संदर्भ में उनकी संवेदना वहीं तक रहती जब तक तगड़ा वाला वोट बैंक ना दिख जाए। जैसे उससे तगड़ा वाला वोट बैंक दिखता है तो तराजू पे तौलते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। शायद आप लोगों को न ध्यान हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, ये वही कर्नाटक है जहां कांग्रेस के एक दलित नेता थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, जिनके ऊपर एसडीपीआई वाले लोगों ने, पीएफआई वाले लोगों ने उनके घर पर अटैक करके और सब आग वाग सब लगा दी थी। और उसके बावजूद कांग्रेस अपने नेता के साथ नहीं खड़ी हुई। वो दलित थे अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके साथ नहीं खड़ी हुई। आखिर में दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। वो कोर्ट गए, वहां भी कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया और वो अलग रहे। तो नैतिक आधार पर कांग्रेस का चरित्र स्पष्ट हो जाता है। वैधानिक आधार पर सर्वोच्च न्यायालय अपना जो निर्णय लेगा वो चिरोधार्य होगा। I think it is better that the regional parties should try to refrain their comments beyond the purview of the foreign policy. And even if, तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा संजय राउत जी से, अरे मोदी जी का पुरस्कार तो छोड़िए, आपने कैसा तिरस्कार किया है अपनी परंपरा का, बाला साहब ठाकरे जी की उस शानदार परंपरा का और उनकी विरासत का। मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ा विषय है और कहना नहीं चाहिए जिन लोगों ने क्या क्या शब्द बोले थे उनके लिए और किस किस प्रकार की बातें कही थी, आज उनके साथ जाके आप खड़े हो गए। और विदेश का जहां तक बात है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैंने पुनः ये बात कही कि रूस और अमेरिका दोनों का इतना सम्मान देना, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का सम्मान देना, और यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब का इतना सम्मान देना,
निश्चित रूप से गर्व का विषय होना चाहिए और इसके ऊपर क्षेत्रीय राजनीति को ध्यान में रखकर टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। अमित पांडे, टीवी 18। अमेरिकी रिसर्च सेंटर प्यू रिसर्च सेंटर ने एक सर्वे किया और पाया कि 77% भारतीय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं। 31 देशों का सर्वे किया और भारत को दूसरे स्थान पर पाया। वैसे प्यू रिसर्च का एक और सर्वे है जिसमें उसने पाया है कि 90% माइनॉरिटीज फील फ्री एंड दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड इन इंडिया। और मुझे लगता है कि समस्या क्या होती है कि जो लोग डेमोक्रेसी की बात करने लगते हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बात आई, जरा आप लोग देखिए ईस्टर्न यूरोप से शुरू करिए और जापान तक जाइए। इन द इंटायर ईस्टर्न हेमिस्फीयर द प्योर कंसिस्टेंट एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इज ओनली इंडिया। सिर्फ तीन ही देश हैं जो डेमोक्रेट्स हैं, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑल अदर आर अनस्टेबल डेमोक्रेसीज like Pakistan, dictatorial regime, communist regime, or the kingship. जापान में constitutional monarchy है, and Australia, if you consider practically as an extension of Europe, so we are the only flag bearer of actual, consistent, strong democracy in the entire Eastern Hemisphere. तो मुझे लगता है कम से कम उन ज्ञानदेव पाणे लोगों को यह समझना चाहिए। और मैं एक और आपको फैक्ट बता देता हूं जिन्होंने रिसर्च का आप जाके चेक कर सकते हैं। दुनिया में कितनी पॉपुलेशन है जो डेमोक्रेसी के अंडर में है, प्योर डेमोक्रेसी में? 31, आउट ऑफ विच 18% इज इंडिया। डेमोक्रेसी इज देयर इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ अस। और ये वो लोग हैं जिनसे जाकर हमारे कुछ नेता लोग बोले थे ना जाके बाहर, आई एम वेरी मच सरप्राइज्ड दैट हाउ कम द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन एंड अमेरिका आर नॉट रिएक्टिंग that democracy in India is finished. ये उस मानसिकता वाले लोग, और भारत जो प्रधानमंत्री जी ने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी और आज की डेट में पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। सुचित्रा ANI। कश्मीर के विषय के ऊपर सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ और सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रही है। आतंकवाद की घटनाओं के ऊपर उतनी कठोरता के साथ कार्य किया जा रहा है। जहां तक उन्होंने कश्मीर की बात कही है, तो अब कम से कम इतना हम कह सकते हैं कि कश्मीर में इतना बदलाव आ गया है कि जहां कभी ISIS के झंडे दिखते थे, जहां कभी पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, जहां यह बोला जाता था तिरंगा का कोई कंधे देने वाला नहीं मिलेगा, वहां डल लेक पे तिरंगे की कतार नजर आती है। और हाल ही में संपन्न चुनाव में यदि बारामूला और अनंतनाग में 69% और 70% पोलिंग होती है, ठीक है, श्रीनगर में 40% हुई, पर जो लोग गए होंगे पहली बार ऐसा हुआ होगा कि चुनाव प्रचार हो रहा था, मुझे खुद एक व्यक्ति ने फोन किया कि भाई शाम का 8 बजा है और हम श्रीनगर के लाल चौक पे खड़े हैं और प्रचार हो रहा है। मुझे लगता है यह दर्शाता है कि कितना बड़ा बदलाव आया। और जो आतंकवाद की घटनाएं हैं, तो मैं डी राजा साहब को याद दिला देना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले वो आतंकवाद सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था, वो चेन्नई से लेकर चंडीगढ़ तक और गोवा से लेकर गुवाहाटी तक और जयपुर, नागपुर, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, कौन सी ऐसी जगह थी जहां पे आतंकवाद नहीं था, धमाके नहीं होते थे, चलती ट्रेन चलती बस में धमाके होते थे, रेलवे स्टेशन और उस पर लिखा रहता था कि छुइएगा नहीं धमाका हो जाएगा। मुझे लगता है नजारा इतना बदला है, जरा नजर बदलिए तो आपको नजारा समझ में आएगा। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने कहा था बड़ा मुश्किल होता है दुनिया के सबसे बड़े अखबार में छपवाना। वैसे वो सबसे बड़ा अखबार भी नहीं है और छपवाना बोला था, मगर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ यूएस गवर्नमेंट है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक एलाई, दैट इज मोर सिग्निफिकेंट। तो मुझे लगता है किसी मीडिया हाउस ने क्या लिखा है वो एक अलग टिप्पणी है, आधिकारिक वक्तव्य जो सरकार का है वो इसके ऊपर वास्तविक टिप्पणी है। अंतिम, एक मिनट ऐसे चलता है। अंतिम प्रश्न कमलेश जी और दीपक जी का संयुक्त रूप से है।
मैंने इस विषय में ऑलरेडी बता दिया कि संविधान जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है खतरे में रहा है, और ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें संविधान से ऊपर शरिया कर दिया गया था। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी को अटपटी लग सकती है, परंतु शाहबानो केस ने जो जजमेंट दिया था उसके अनुसार भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं, संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र हो गया था। मैं गंभीरता से बात कह रहा हूं, अन्यथा मेरे विरोधी बता दें एक सेकुलर देश जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो जाए, दैट टू बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मुझे एक सेकुलर देश बता दें जहां हज सब्सिडी मिलती हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम की परंपरा हो। इसलिए मैं कह सकता हूं संविधान की रक्षा और संविधान की गरिमा जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में नेस्तनाबूद हो गई थी, उसको पुनर्स्थापित करने में इस निर्णय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा, महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में जाति, वर्ग, मजहब के बियॉन्ड जाकर यह निर्णय मील का पत्थर और युगांतकारी साबित हुआ है। यह कह सकते हैं कि जो खता 39 साल पहले हुई थी 1985 में, वो आकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसका परिमार्जन कर दिया है। बहुत